जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था काठमांडू में, तो वो पंचायती व्यवस्था का दौर था और मैं जिस स्कूल में पढ़ा 4 क्लास से 13 क्लास तक, तो वहाँ 3 प्रिंस थे। राइट, मेरे से 3 बैच सीनियर दीपेंद्र थे और पारस तो मेरा क्लासमेट था और निराजन था कुछ बैच जूनियर, 3-4 बैच जूनियर। वहाँ हम लोग का एक क्लिनिक हुआ करता था, तो क्लिनिक में कभी कभी हम वैसे ही चले जाते थे। लोग अपने कोई दोस्त बिरामी हो तो उनसे मिलने वो भी जाते थे कि हाँ फलाना दोस्त बीमार पड़ा हुआ है, चलो मिलने। लेकिन वैसे भी कभी कभी टहलते टहलते चले जाते। तो एक बार हम टहलते टहलते गए तो वो क्लिनिक में निराजन अकेले पड़ा हुआ था, बीमार था, कुछ हुआ होगा। तो और पारस तो क्लासमेट था, 7 क्लास में आया, उसके बाद 3 साल रहा, उसके बाद बगैर SLC दिए चला गया। तो मेरे को ताज्जुब होता था जब हम छुट्टी में, और छुट्टी काफ़ी, साल में 4 महीने तो छुट्टी होती थी, गर्मी छुट्टी, दसवीं छुट्टी, जाड़ा छुट्टी, तो काफ़ी समय रहते थे, गांव रहते थे, जनकपुर रहते थे, काफ़ी रहते थे। तो हालांकि मैं अच्छा करता था अपने क्लास का, मैं टॉप स्टूडेंट था और भी हाउस कैप्टन था। 5 क्लास में हाउस कैप्टन था, उसके बाद 10 क्लास में हाउस कैप्टन था, बाद में 12 क्लास में स्कूल कैप्टन का मेरे को ऑफ़र भी आया। मैंने हाँ भी कहा, लेकिन उन बदमाशी कर दिया, मेरे छीन लिया। मेरे को ऑफ़र इसलिए आया कि आई वॉज टू ऑब्वियस द चॉइस। और भी एक बार मिडिल स्कूल में बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया हमने। मिडिल स्कूल में स्कूल का मेंटल अरिथमेटिक चैम्पियन बना। 4 क्लास में एक प्रिंस के क्राउन प्रिंस का बर्थडे पर एक नेशनल आर्ट कंपटीशन था, उसमें पुरस्कार मिला था। वैसे ही कुछ तो पुरस्कार में जो मेरे को जो गोल्ड मेडल मिला, तो रिबन में थोड़ा सा गोल्ड था नीचे, थोड़ा पित्तल पर थोड़ा गोल्ड डाल लिया था। तो मेरी माँ गर्व से वो मेडल पहन के गई थी मेला, कि मेरे बेटा को मेडल मिला है, तो मेडल खुद पहन के मेला गई थी, मेरे को याद है। तो उस परिवेश में मेरे को लगता था कि ये इंडिया तो हमारा हुआ, इंडिया तो बराबर आना जाना रहता था, तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उससे परिचित थे। एक बार मेरे को याद है, मैं मामा घर गया हुआ था, वो सोनबरसा रोड में पड़ता है, बंजुल्ला गांव। तो मैं अपने साथ कुछ किताब भी ले गया था, एक साहब महेंद्र माला। तो मेरे जो मझले मामा है उन्होंने पलटाना शुरू कर दिया कि लिपि तो वही है, देवनागरी लिपि। तो पढ़ने लगे, तो शुरू में जो आता था एक पैराग्राफ राजा का क्या महाबानी क्या करके रख देते थे शुरू में, तो उसमें था, सब था कलम ले, यानी कि विद द पेन, कलम ले। तो मेरे मामा जी ने उसको पढ़ा कलम ले तो वो बात है। तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम तो मालूम था, और वो TN सेशन से पहले का बात है, वो गुंडागर्दी वाला मेरे को लगता था, जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे को लगता था कि ये जो नेपाल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये अब यही रहेगा, मेरे लाइफ, माई इंटायर लाइफ अब यही है, यही रहेगा। मैं उसको क्वेश्चन ही नहीं करता था, आई टुक इट फॉर ग्रांटेड। उससे पहले मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था, 36 साल में, उस समय मैं काठमांडू नहीं गया था, बहुत छोटा था। तो 36 साल में जो उठापटक हुआ, उस समय थोड़े हम समझ रहे थे क्या हो रहा है, बहुदल हो रहा है, निर्दल हो, क्या हो रहा है। लेकिन बहुदल निर्दल हो रहा था, नीलो और पहेलो का के। तो उस समय तो हम नहीं गौर किए, बाद में हम गौर किए। एक बार बहुत बड़ा जुलूस आया, तो और हाथी पर BP कोइराला हाथी के ऊपर बैठ के, वो स्टेशन रोड है, मेन रोड वहाँ, वहीं पर मेरे बाबूजी का रेडियो दुकान था, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, जनकपुर का नंबर 1 रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान था उस समय मेरे बाबूजी का। तो उनके फूफा जी
का मकान था तो उसमें किराए पर, सामने किराए पर, पीछे वो लोग खुद रहते थे, सामने किराए पर। तो उस छत पर हम बैठे हुए थे और बड़ा जुलूस गया। तो उसमें मेरे कज़न हैं, वो अभी वो ओहायो में रहते हैं, तो वो भी शायद थे। तो मेरे को याद है वो उस समय तो मेरे को क्या मालूम कौन बीपी क्या बीपी, राइट। कांग्रेस का मैंने तो नाम भी नहीं लिया, बहुत छोटा था। तो मेरे एक फूफा जी ने मेरे को याद है उस समय मेरे को पूछा कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। मैं बहुत छोटा था, यू हैव टू रिमेंबर, कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तो मैंने कहा, उस समय का माइंड सेट देखिए कि सीडीओ तो नहीं बनेंगे, सीडीओ से बड़ा अंचलाधीश होता है, और अंचलाधीश से बड़ा तो राजा होता है, राजा तो पैदा होना पड़ता है, वो तो संभव ही नहीं है। हम बड़ा होकर अंचलाधीश बनेंगे। मैंने एक कहा था, मेरे को याद है। मतलब वो माइंड सेट था उस समय। और मेरे खुद अपने ग्रैंडफादर गांव के मुखिया थे, पहली बार मुखिया बने। तो वो उस समय की बात, अब इलेक्शन भी नहीं होता था। मेरे को याद है वो शाम को खाने पर बैठे हुए थे, पीढ़िया पर बैठे हुए थे गांव पर। तो पड़ोसी गांव के कुछ लोग, वो लोग आए और उनको हाथ धोने भी नहीं दिए, उठा के ले गए। लौटे तो माथा में अबीर लगा हुआ है, माला लगा हुआ है। तो उस समय क्या होता था, कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी निर्णय करे तो वही मुखिया बन जाता है। तो पड़ोसी गांव में कमेटी ने निर्णय किया कि अब मुखिया बनेंगे ये। तो उनको न उन्होंने उम्मीदवारी दिया न कुछ। वो खाने पर बैठे थे, आके आदमी लोग उठा के ले गए कि आप मुखिया बन गए। बाद में इलेक्शन हो लगा, इलेक्शन भी आसानी से जीत जाते थे। तो प्रधान पंच थे। और मेरे मामहाड़ा तरफ उधर मेरे अपने मामा तो नहीं, लेकिन नज़दीकी, मतलब मेरा अपना मामा घर का अटैच्ड कंपाउंड, साइड बाय साइड, कज़न मामा कहिए क्या कहिए, तो वो रामचंद्रपुर में लालू के, बिहार के जनता, लालू के पार्टी अध्यक्ष रह चुके, मंत्री रह चुके लोग। यानी कि मेरे फैमिली में दोनों तरफ हार्डकोर पॉलिटिकल लोग सबका हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब मैं हाई स्कूल में था काठमांडू, तो मेरे को लगता था, मतलब ये हम बहुत विचार करके मनन करके निष्कर्ष पर पहुंचे थे, तो ऐसी बात नहीं, उसके बाद तो सोचते ही नहीं थे। वो एक पैराडाइम था कि अब ये यही है, नेपाल में यही है। इलेक्शन भी होता है, हेम बहादुर मल, जनता को बल, वो भी आ जाता है, वैसा समय था। और राजा है, ये है। तो मेरे को नहीं लगता था, मेरे को लगता कि अब लाइफ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई एम अराउंड, ये मेरे लाइफ लॉन्ग यही व्यवस्था चलता रहेगा, यही है नेपाल में। दिस इज व्हाट नेपाल इज। अब देखिए कितना उथल पुथल हो गया है। बहुदल आया, गणतंत्र आया, अभी संघीयता कागज पर आ गया है, ग्राउंड पर आना बाकी है, लेकिन आया तो है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये भूमिका मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि अभी नेपाल में बहुत लोगों को, अधिकांश लोगों को लगता है कि ठीक है, देश में भ्रष्टाचार तो है, लेकिन यही है, ये चलता रहेगा, इसका कोई दवा नहीं है। लाइक यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन। क्या करिएगा, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन है तो है, क्या करिएगा। तो जनमत पार्टी के पास ये चैलेंज है कि उस एटीट्यूड को चैलेंज करना कि नहीं, भ्रष्टाचार है, ये गलत चीज़ है, देश को पीछे होने का प्रमुख कारण ही वही है। तो चोरी हो रहा है, और चोरी तो प्रत्येक धर्म में पाप है ना। हिंदू धर्म में पाप है, इस्लाम में पाप है, क्रिश्चियन धर्म में पाप है, यहूदी धर्म, मतलब प्रत्येक धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में पाप है। तो चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार का मतलब हुआ चोरी, चोरी का मतलब हुआ पाप, महापाप हो रहा है। तो नेपाल पीछे होने का प्रमुख कारण ही वही भ्रष्टाचार। और एक रोग है, एक राजनीतिक रोग है, एक सामाजिक रोग है, और इसका निदान संभव है। जैसे अभी दुनिया में कैंसर का इलाज है, नहीं ना है, लेकिन झाड़ा पखाला का इलाज तो है। किसी को झाड़ा पखाला लगे, पेट झड़ रहा है, तो उसका ये नहीं कि आप पेट झड़ते रहेगा आप रोज, ऐसा तो नहीं ना है। तो ये जो भ्रष्टाचार रोग है, ये एक ऐसा रोग है, इसका इलाज है, संभव है, और उसका इलाज क्या है तो वो कहना पड़ेगा।
तो उसका मुद्दा बनाना, उसका इलाज, पहले तो आपको प्रपोजल लाना होता है। जनता में जाते हैं तो नारा लेके जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन वो तो विधि के शासन में, रूल ऑफ लॉ में कानून पास करवाना होता है, राइट। एंटी करप्शन लॉ में क्या क्या रखिएगा, तो स्वाभाविक बात है। अब बहुत जगह कर चुके हैं भ्रष्टाचार समस्या का समाधान, बहुत जगह कर चुके हैं, ये नहीं कि अभी नया चीज़ है, बहुत जगह कर चुके हैं, एकदम संभव। नेपाल में बहुदल आया तो पहला देश है बहुदल लाने वाला, या नेपाल में गणतंत्र आया तो पहला देश है गणतंत्र लाने वाला या संहिता लाने वाला, नहीं ना है। तो भ्रष्टाचार भी वही है, ये तो घिसी पिटी पुराना मुद्दा, ये सो पूर्ण रूप से समाप्त तो कहीं नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमाइज करते हैं कि हाँ एकदम बहुत कम होता है। तो जो उपयुक्त कानून होता है वो लाना होता है, और अख्तियार को ऑटोनोमस, जैसे प्रमुख अर्थतंत्र जो है, जैसे अमेरिका हुआ, तो सेंट्रल बैंक ऑटोनोमस, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तो होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिफारिश करता है, उसके बाद सेनेट में उसका कन्फर्मेशन होता है संसद में, लेकिन एक बार नियुक्त हो जाने के बाद वो ऑटोनोमस रहता है। वो राष्ट्रपति का टहल टिकोरा करने वाला, वो कैबिनेट मंत्री की तरह नहीं होता है। मंत्री को तो राष्ट्रपति जो कहता है वो करना होता है, प्रधानमंत्री जो कहना तो करना होता है, प्रधानमंत्री बॉस होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक का गवर्नर ऐसा नहीं होता है, वो ऑटोनोमस होता है। तो इलेक्शन कमीशन, ये नेपाल में जो अख्तियार कहते हैं, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, इन सबको ऑटोनोमस बनाना कि ठीक है प्रधानमंत्री ही नियुक्त करे, संसद उसको अनुमोदन करे, लेकिन एक बार नियुक्त हो जाने के बाद वो 6 साल के लिए वो उस पद पर रहेगा, अपना काम करेगा, कानून अनुसार काम करेगा। तो अख्तियार का रीऑर्गेनाइज करना, उपयुक्त कानून लाके अख्तियार का रीऑर्गेनाइज करना, उसको स्रोत साधन देना, उसको अभी तो अख्तियार के भीतर ही भ्रष्टाचार होता है। लोग को डरा धमका के कि हम घुस तो नहीं तो अख्तियार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, वैसा चलता रहता है। तो अख्तियार भ्रष्टाचार का क्या सामना करेगा, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। तो यथार्थ ग्राउंड रियलिटी वो है, तो उसको चेंज करने के लिए, तो उसके लिए उपयुक्त कानून लाके अख्तियार को रीऑर्गेनाइज करके और उसके लिए एक टीएन सेशन टाइप कोई होगा, कोई ब्यूरोक्रेट, नेपाल के ब्यूरोक्रेसी में कोई कहीं होगा, तो टीएन सेशन टाइप का कोई आदमी को उसको ब्यूरोक्रेसी से उठा के उस पर रखना, जो अब तुम चलाओ 6 साल के लिए। तो उस मुद्दा पर काम किया जा सकता है, ज़रूरी है। अभी पोजिशनिंग अच्छा है ना, जो पार्टी कभी सत्ता में नहीं गई है, विपक्ष में नहीं बैठी है, कभी चुनाव नहीं लड़ी है, जिस पार्टी का कोई राणा शासन का बैगेज नहीं है, पंचायत का बैगेज नहीं है, जिसको लोकतंत्र के लिए लड़ना नहीं पड़ा है, जिसको संहिता के लिए लड़ना नहीं पड़ा है, जो नई पीढ़ी की है, उसको पुरानी पीढ़ी का कोई बैगेज नहीं है कि किसी पुराने नेता को चुनौती देना पड़ेगा तब आएंगे पद पर। तो वो सब मिला के, पोजिशनिंग मिला के आपको वो भाग्यशाली कहिए, भाग्य निर्माण करना भी होता है, लेकिन जो कर्तव्य करते हैं उसको भाग्य भी साथ देता है। तो जनमत पार्टी लकीली वो राइट पोजीशन पर है, वो पोजीशनिंग अच्छा हो गया है। और उसमें महामारी के चलते अब लोगों को लग गया कि नहीं, ये जो है सो गलत सरकार के रहने पर बहुत तबाही होती है, सांस लेना तक दिक्कत हो जाता है, लोगों को लगने लगा है। अब थर्ड वेव का देखिए, सेकेंड वेव आया, अब थर्ड वेव का सुगबुगाहट हो रहा है। सेकेंड वेव जब कम हुआ तो लोग हिलचिकनाई करने लगे, तो अब थर्ड वेव का सुगबुगाहट हो रहा है, चिंता की बात है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दा को, जो माइंडसेट है लोगों को कि नहीं ये भ्रष्टाचार तो है, सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन ये ऐसा ही रहेगा, कोई भी पार्टी आवे ना आवे, कोई भी सत्ता में जाए ना जाए, कोई भी चुनाव जीते ना जीते, ये जो है सो
जो ब्यूरोक्रेट लोग, परमानेंट गवर्नमेंट चलाने वाले लोग जो है तो वो घुसखोरी करते ही रहेंगे। उस टाइप का माइंड सेट है लोगों में, उदासीनता। लेकिन ये दिखाना होगा कि नहीं, वो एक रोग है। जिस तरह निर्दल को ख़त्म किया गया, जिस तरह तानाशाही राजतंत्र को ख़त्म किया गया, जिस तरह एकात्मक व्यवस्था को चैलेंज किया गया, उसी तरह भ्रष्टाचार को भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन उसको मुद्दा बनाइएगा तब ना। अभी तक किसी ने भी, नेपाल के इतिहास में किसी भी पार्टी ने आज तक भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के आंदोलन किया है? नहीं ना किया, हुआ ही नहीं है। तो एक कहना कि जनता भ्रष्ट लोगों को वोट देती है इसलिए भ्रष्टाचार है, वो नहीं, वो जनता का गलती नहीं है, नेता का भी गलती नहीं है। एक समय आता है, अब समय आ गया है, तो उसको राजनीतिक मुद्दा बना के आंदोलन करके, और आंदोलन से पहले ही गृह कार्य करके कि आप जो संसद में बिल ले जाइएगा एंटी करप्शन लॉ, वो अभी से उसका रफ ड्राफ्ट तैयार रहना होगा, उसको पब्लिक करना होगा ताकि उस पर लोग बातचीत कर सके, विचार विमर्श कर सके। राइट, किसी ब्लॉग पोस्ट में डाल दीजिए कहीं कि हाँ, हम लोग का एंटी करप्शन लॉ का अभी का ड्राफ्ट ये है, बाद में बदलाव भी आ सकता है। मोटा मोटी यही होता है। जो लोग, जिस देशों में करप्शन को कंट्रोल किया गया है, जैसे सिंगापुर हुआ, तो सरकारी तलब, नेपाल में सरकारी तलब खाने वाले 3 लाख लगभग हैं। कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी सब जोड़ जाड़ के, नेता, सांसद सब जोड़ जाड़ के, तो सरकारी तलब खाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना और अपने परिवार का संपत्ति प्रत्येक साल, चाहे प्रत्येक 2 साल पर, चाहे प्रत्येक 3 साल पर दर्ता कराना पड़े, या चुनाव लड़ने से पहले चुनाव में जो उम्मीदवार दो बनेंगे, प्रत्येक उम्मीदवार को अपना और अपने परिवार का संपत्ति दर्ता कराना पड़े। कुछ उस किस्म का कानून लाना होगा। और छानबीन करने वाले, उसके बाद जब प्रोसिक्यूशन होगा तो पार्टी को नहीं ना करना है, वो तो अख्तियार जैसे किसी ऑटोनोमस एजेंसी को करना है कि छानबीन करेंगे, उसके बाद अगर गलत हुआ तो उसको अदालत ले जाएंगे। सज़ा तो अदालत में होती है। कानून अनुसार कोई न्यायाधीश निर्णय करेगा कि तुमने भ्रष्टाचार किया, तुम्हारा ये सजा ये हुआ। वो है विधि के शासन में, तो वैसे होता है। वो तो जनता अच्छा आदमी को चुने तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, गलत आदमी को चुने तो भ्रष्टाचार होगा। तो वो तो विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ वाला थिंकिंग ही नहीं हुआ, वैसे नहीं ना होता है। तो देश में एंटी करप्शन लॉ है वाले एजेंसी है कि नहीं, उस एजेंसी के पास ईमानदारी है कि नहीं, स्रोत साधन है कि नहीं, ये सब बात हो जाता है। पब्लिक पॉलिसी की बात हुआ ना, ये तो मोरल कैरेक्टर की बात नहीं ना। मोरल कैरेक्टर तो माँ बाप को, शिक्षक को निर्माण करना होता है। किसी व्यक्ति को जब वो बचपन से पलते बढ़ते हैं तो उनको घर परिवार में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, अपने साथी संगाती के साथ वो संस्कार बिल्ड करना होता है कि हाँ, हम ईमानदार आदमी बनेंगे। वो तो वो वोटर काम नहीं ना, वो अब वोटर काम है तो अच्छा आदमी चुनिए, ठीक है, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ क्या कहती है, भ्रष्टाचार कंट्रोल करने का तरीका क्या है, तो वो जिम्मेवारी जनता को नहीं दिया जा सकता। तो इस मुद्दा पर आंदोलन शुरू हो जाए। और मैंने तो किया है रिमोट रिले अनशन। रिमोट रिले अनशन क्या है, तो 24 घंटा अनशन बैठना है, कोई भी बैठ सकता है। तो पहले पार्टी के भीतर के लोग बैठेंगे, नेता लोग बैठेंगे, कार्यकर्ता लोग बैठेंगे और अपने अपने घर में बैठेंगे, और बात बढ़ेगी तो ढेर सारे लोग जुड़ने लगेंगे। उसके बाद आम आदमी आएंगे, अपने अपने घरों में अनशन बैठेंगे। वो हैशटैग रहेगा, फ़ोटो खींच के अपने फेसबुक पर डालेंगे कि आज मैं 24 घंटा के लिए इस रिमोट रिले अनशन में हूँ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में हूँ। तो ऐसे बात बढ़ेगी तो वो तो पहले झापा से कंचनपुर जाएगी, बाद में 77 जिला पहुँचेगी, काठमांडू पहुँचेगी, घर घर पहुँचेगी। तो आंदोलन के बल पर जो पार्टी अभी 20-22 जिलों में सीमित है, वो 77 जिला तक पहुंच जाएगी, संगठन बन जाएगी। लोग खुद, वो तो स्वतः स्फूर्त होता है ना, संगठन तो खुद निर्माण करते हैं। तो वो आंदोलन करने के बाद होगा, आंदोलन से पहले नहीं होगा। अभी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी तो नाम का संघीयता है।
पहले हम स्थानीय स्तर पर काम करेंगे, चाहे प्रदेश में काम करेंगे, उसके बाद केंद्र में जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं ना है नेपाल में। नेपाल में सभी शक्ति अभी केंद्र में है अभी भी। अब गया विषय में वो सचिव सिंह दरबार से आता है, कौन अपॉइंट करता है, तो शक्ति किसके पास है? तो इसलिए वो भी आप कहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसमें केंद्र में आप सत्ता में नहीं आएंगे तो कैसे करिएगा? तो केंद्र में सत्ता में आने का तरीका है 77 जिला में जाइए, देश के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी दीजिए। तो उसके लिए आंदोलन चाहिए। और लकीली ऐसा मुद्दा आ गया है कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ये सब समझते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सब समझते हैं, लेकिन ये आपका पैसा चोरी हो रहा है ये समझाना बाकी है। वो का वो अपनत्व, तो उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। जिस तरह डॉक्टर जो है सो किसी रोग का वो डायग्नोसिस पहले करता है कि ये है रोग ऐसे, उसके बाद उसका क्या है, उसका इलाज क्या है, तो डायग्नोसिस को उसको समाधान की ओर ले जाना होता है। तो आंदोलन का अच्छा रहता, अच्छा रिस्पॉन्स आता है। मतलब एक तख्ता पलट का मौका है। ठीक से आंदोलन हो तो अब जो चुनाव आने वाली है, 3 चुनाव आने वाली है, तो केंद्रीय वो संसदीय चुनाव होता है, उसमें हमको लगता है 60% तक चली जाएगी। ये आंदोलन कस के पकड़ा जाए तो 60% सीट पर जनमत पार्टी विजयी, देशव्यापी 77 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वैसा मौका है। लेकिन इस आंदोलन के बगैर वो संभव नहीं है। अभी तो इमेज बना दिए हुए हैं, जैसे अब सीके राउत, तो सीके राउत व्यक्ति कौन है, उनके परिवार को मालूम है, उनके नज़दीकी मित्रों को मालूम है, उनसे जो नियमित काम करते हैं जनमत पार्टी के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं उनको मालूम है, जो बराबर संपर्क में रहते हैं उनको मालूम है कि यथार्थ में वो व्यक्ति कौन है। तो वो रियल आदमी हुआ। लेकिन उनका जो इमेज है, अभी आप कहीं जाइए, सिंधुपाल चौक में जाइए, चाहे कहीं जाइए, पर्वत जिला में जाइए, चाहे पाल्पा जाइए, दारचूला जाइए, वैसे जगह पर जाइए, और जिन लोगों के नाम सुना है, बहुतों ने सुना है, सीके राउत नाम का, ये क्या रिएक्शन, वो क्या इमेज है, वो क्या रिएक्शन देते हैं। तो इमेज खराब करके रखे हुए हैं। जो विपक्षी है वो शब्द बाण का प्रयोग कर करके इमेज बहुत खराब करती है। तो उसको अब नया इमेज में ढालना होगा। सीके का मतलब करप्शन किलर कह के वो नया इमेज देना होगा। इमेज मेकिंग, ये जो है सो ये इमेज मेकिंग ये राजनीतिक चुनौती है कि आप सीके का मतलब करप्शन किलर वो इमेज बना सकते हैं कि नहीं, वो चुनौती है। उसके लिए आंदोलन चाहिए, उसके लिए डिजिटल मीडिया का प्रयोग चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया एक सर्टेन पॉइंट के बाद आएगी। अभी तो बिल्कुल बॉयकॉट करती है ना जनमत पार्टी, उतना कार्यक्रम करता, कहाँ न्यूज में आता है, नहीं आता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो प्रेजुडिस है, वो राज्य के सिर्फ 3 अंग में नहीं, चौथे अंग में भी प्रेजुडिस है। वो पहाड़ी प्रेजुडिस का वो कैंसर जो है सो बड़ी कस के भीतर से जकड़े हुआ है। तो उसका तो समाधान है डिजिटल। आप डिजिटल माध्यम में कस के जाइए, अपना न्यूज़ खुद डालिए सोशल मीडिया में। और लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, आंदोलन के बाद ऐसा समय आएगा कि उनको बनेगा नहीं, उनको सब प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक मीडिया आउटलेट में उनको कवर करना ही पड़ेगा। आंदोलन में वो ताकत होता है। लाइक मीडिया वो ड्रामा खोजती है, कुछ नाटकीय करिए तो नाटकीय होता है आंदोलन। राजनीति में क्या होता है, यू हैव टू डू समथिंग ड्रामेटिक, आंदोलन करना होता है। तो समय अच्छा है, समय पोजीशनिंग अच्छा है। अभी आपको चुनाव आने को है, अभी पक्ष विपक्ष दोनों थके हुए लोगों से भरा हुआ है। देखिए ना, अभी सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी सब एक से एक थके हुए लोग हैं, चेहरा पर थकान दिखता रहता है। विश्राम करने का समय आ गया है, लेकिन उनको कोई कहता नहीं है, बैठे हुए हैं।